अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक डिस्कस करने लगे और इसका नाम है वेस्पर थियरी। बेटा वेस्पर थियरी कोवलेंट बॉन्डिंग की एक मॉडर्न थियरी है और इसका जो बेसिक कंसर्न है वो है टू डिटरमिन द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम जो है दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसके साथ जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो किस एंगल पे जाके अटैच होते हैं, ये आज का हमारा मेन कंसर्न होगा। ठीक है कि बॉन्डिंग के बाद मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है जी, तो चलें बात करते हैं। बेटा सबसे पहले शेप के बारे में जो डिस्कशन की वो की थी सिडविक ने और पोवेल ने। इन दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो जो उसके सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिटरमिन करेगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। एक सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उस हिसाब से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ये पहली बात। सबसे पहले ये बात किसने की है, सिडविक और पोवेल ने। और उसके बाद नील होम और गिलेस्पी, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा एक थियरी दे दी है पोस्टुलेट्स की फॉर्म में और इस थियरी को हम कहते हैं वेस्पर थियरी। ये वेस्पर बेसिकली एक मुखफ़फ़ हमने बनाया है किसका, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। लिखने में वसेपर, लेकिन बोलने में हम इसको कन्वीनियंटली कह देते हैं वेस्पर थियरी। ठीक है जी, ये थियरी कहती है कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद के ऊपर। एक सिंपल सा इसका अजम्पशन है, इस थियरी का बेसिक अजम्पशन वो ये है कि इमेजिन करें कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है A और वो 2 बॉन्डेड एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एटम्स के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम है और उसने 2 क्लोरीन के साथ क्या बनाए हुए, कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए। बेरिलियम के आखिरी शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स नज़र आ रहे हैं जी, 2 पेयर्स हैं और ये दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं दोनों एटमों के दरमियान। शेयर्ड पेयर को बॉन्ड पेयर भी कहते हैं और अनशेयर्ड पेयर को लोन पेयर कह देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखें ये दोनों बॉन्ड पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्जन की वजह से वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से इतनी दूर रहना चाहते हैं कि इनके दरमियान की जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो जाए। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्जन की वजह से ये वाला जो दूसरा बी एटम है ये इस बी एटम से दूर जाना चाहता है ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन कम से कम हो जाए। वो पोजीशन जहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्जन मिनिमम हो जाएगी वहीं पे ये एटम सेटल हो जाएंगे, वहाँ इनकी पोजीशंस फिक्स हो जाएंगी और यही बन जाएगी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप। ठीक है जी, मॉलिक्यूल की शेप जो होती है वो एक्चुअली वैसी ही क्यों होती है या वैसी क्यों बनती है, क्योंकि उस शेप में या उस पोजीशन में बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स या यूं कहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान की जो रिपल्जन होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है जी, एक एटम के अराउंड जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर जाना चाहते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। जिस पोजीशन पे उनकी रिपल्जन मिनिमम हो जाती है वही मॉलिक्यूल की शेप बन जाती है।
ठीक है जी, ये इस थियरी का बेसिक पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, जितनी दूर वो रह सकते हैं उतनी दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टू कीप द रिपल्जन मिनिमम। ये दूर जाने का मकसद क्या है कि उनके दरमियान की रिपल्जन जो है ना वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने कोशिश करनी है कि वो एक दूसरे से इतना दूर रहें कि उनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम हो जाए। ठीक होगी बात, ये इस थियरी का बेसिक अजम्पशन है। दो बातें हो गई कि शेप डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पोजीशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट के ऊपर, और ये अरेंजमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, रिपल्जन के ऊपर। जहां रिपल्जन मिनिमम होगी वहीं पे बॉन्डेड एटम्स की पोजीशन होगी। ठीक है जी, चलें अब हम बात करते हैं इस थियरी के पोस्टुलेट्स की। ठीक है जी, तो इस थियरी का सबसे पहला पोस्टुलेट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि एक एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है या जो ज्योमेट्री होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, यानी लोन पेयर्स पर भी डिपेंड करती है और बॉन्ड पेयर्स पर भी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर जो सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में मौजूद हैं। दोनों तरह से मेरी मुराद है लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस थियरी का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहना चाहते हैं, या बॉन्डेड एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, ताकि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं और ये चाहते हैं कि इनके दरमियान का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और ताकि इनकी रिपल्जन जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट है हमारे पास कि एक लोन पेयर जो है ज्योमेट्री डिटरमिन करते हुए बेटा इसका कंट्रीब्यूशन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। लोन पेयर ज्योमेट्री को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसकी वजह क्या है जरा देख लेते हैं। देखिए बेटा, इमेजिन करें कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जिस पे हमारे पास दो अदद बॉन्ड पेयर्स हैं और एक इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। हम जानते हैं कि एक जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो एटम्स के दरमियान में शेयर हो रहा होता है, तो क्योंकि उसको दोनों तरफ से एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रा लोकलाइज्ड होता है, इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन बेटा जो ये लोन पेयर है ना, इसको सिर्फ एक ही एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर जैसे ए है, ठीक है, एक तरफ से अट्रैक्शन हो रही है, दूसरी साइड इसकी खाली है, दूसरी तरफ कोई एटम नहीं है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्शन कम है इसलिए इसकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती है, ये ज्यादा फ्री होता है, ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। ये जो लोन पेयर होता है इसकी मूवमेंट बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। ठीक है, और इस वजह से ये ज्यादा रिपल्जन क्रिएट कर सकता है और इस तरह से ये बॉन्ड पेयर्स को श्रिंक करता है, बॉन्ड पेयर्स को एक दूसरे के करीब करता है ताकि वो इससे जो रिपल्जन हो रही है उसको अवॉइड कर सकें। बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बॉन्डेड पेयर्स जो हैं वो करीब आ जाते हैं टू अवॉइड द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो रिपल्जन्स हैं वो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होता। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन खासी कम होती है उस रिपल्जन से जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में मौजूद होती है। वजह हमने देख ली है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा डिफ्यूज होता है, ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान की जो रिपल्जन्स होती हैं, इनको हमने एक खास नाम दिया हुआ है, इन्हें हम कहते हैं वैन डर वाल्स रिपल्जन्स। इनको कहते हैं वैन डर वाल्स रिपल्जन्स। एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी आपस की रिपल्जन्स को हमने नाम दिया है वैन डर वाल्स रिपल्जन्स। और इनका मैग्नीट्यूड क्या है? अगर एक एटम के पास दो लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर्स के दरमियान की जो रिपल्जन होगी एक मॉलिक्यूल में, अगर सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर्स हैं तो दोनों लोन पेयर्स की आपस की रिपल्जन मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको वाटर की। बेटा वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? दो लोन पेयर्स हैं। तो इन लोन पेयर्स की आपस की रिपल्जन मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन का, और सबसे कम रिपल्जन होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर है रिपल्सिव फोर्सेस का बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी सबसे ज्यादा रिपल्जन है एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर में। उसके बाद ऑर्डर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्जन्स होती हैं दो अदद बॉन्ड पेयर्स के दरमियान। ठीक है जी, तो इन रिपल्जन्स को हम कह देते हैं वैन डर वाल्स रिपल्जन्स। ठीक है जी, और यही रिपल्जन्स हैं जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है जी, यहां तक की बातें मैं जरा रिपीट कर देता हूं। बेटा पहली बात हमने ये कही है कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सारे ही ज्योमेट्री डिटरमिन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात हमने ये कही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहना चाहते हैं ताकि उनके दरमियान की जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तीसरी बात हमने ये कही है कि लोन पेयर का जो असर होता है ज्योमेट्री डिटरमिन करने में वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा होता है। ये बॉन्ड एंगल्स को, एटम्स के दरमियान के डिस्टेंस को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है क्योंकि वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। और उसकी रीज़न क्या है कि उसको न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसका सामना कम करना पड़ता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, ये हमारे 3 पोस्टुलेट्स हो गए। चौथा पोस्टुलेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सेंट्रल एटम के अराउंड डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो दो एटम्स के दरमियान जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? जस्ट 1, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा जी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट अगली थियरी में आ रहा है। ठीक है, पॉइंट मेरा बस ये था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्योमेट्री डिटरमिन करने में कोई कंट्रीब्यूशन प्ले नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा आप इस पोस्टुलेट को यूं समझ सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर और सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का जो शेयर्ड रीजन है वो सेम होता है। अगरचे इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दो एटम्स के दरमियान का जो शेयर्ड रीजन है दोनों का वो सिंगल बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का सेम है। इन शॉर्ट डबल बॉन्ड को ज्योमेट्री डिटरमिन करते हुए हम अज्यूम करेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्री डिटरमिन करते हुए ट्रीट किए जाते हैं एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होगा आपने उसको यही समझना है कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर मौजूद है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि अगर एक सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद हमें पता है तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी और जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान के एंगल्स क्या होंगे।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो मॉलिक्यूल डिस्कस करने लगे हैं वो है Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। उसके साथ कितने एटम्स बॉन्डेड हैं? 2 एटम्स बॉन्डेड हैं, ठीक है। यहां पे जो B है इससे मुराद होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद, ठीक है जी। तो अगर सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच्ड हैं, ठीक है, तो उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल हम अज्यूम कर लेते हैं यहां पर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं CO2 है जैसे, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। और इसके साथ कितने एटम्स बॉन्डेड हैं? 2 एटम्स बॉन्डेड हैं। बेटा जब भी एक सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे, ठीक है, 2 उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे या 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, तो मॉलिक्यूल की शेप हमेशा क्या होगी? लीनियर शेप होगी। उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह से अरेंज होंगे? लीनियर फॉर्म में, ठीक है। जब भी एक सेंट्रल एटम के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जहां से हमने बात शुरू की थी, देखें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो उनके दरमियान रिपल्जन कब मिनिमम होगी? बेटा जब वो लीनियर शेप में होंगे और उनके दरमियान का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है जी। एक सेंट्रल एटम के साथ अगर 2 एटम्स बॉन्डेड हैं तो हमेशा उसकी शेप लीनियर होगी और उसके दरमियान का एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि इस शेप में और इस एंगल पे बॉन्डेड एटम्स के दरमियान की रिपल्जन मिनिमम होगी, ठीक है जी। थियरी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से इतना दूर जाना चाहते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो अगर 2 बॉन्डेड एटम्स हैं तो उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम कब होती है? जब वो आ जाते हैं लीनियर शेप में और उनका म्यूचुअल एंगल हो जाता है 180 डिग्रीज। क्लियर होगी बात कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज किस तरह होंगे? बॉन्ड पेयर्स लीनियर फॉर्म में। लिहाजा मॉलिक्यूल की शेप भी कैसी बनेगी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर बनेगी और उनके दरमियान का एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज। ये मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखा दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करनी है कि अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, ठीक है। अब बेटा इसके 2 केसेस हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, कोई लोन पेयर ना हो मॉलिक्यूल पे, या एक दूसरा केस है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 3 हों लेकिन उनमें से बॉन्ड पेयर कितने हों? 2 और लोन पेयर कितने हों? 1। तो हमने इन दोनों केसेस को बारी बारी स्टडी करना है। मैं एक मिसाल के साथ इसकी वजाहत कर रहा हूं। जरा आप अज्यूम करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कंसीडर करें BF3। बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है जी। और ये एटम एक दूसरे से इतनी दूर जाना चाहेंगे कि इनके दरमियान की रिपल्जन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। देखें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3। और तीनों के तीनों क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा, क्योंकि 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं। बेटा ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से इतनी दूर जाना चाहते हैं कि इनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो याद रखें कि अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो उनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम कब होगी? बेटा जब भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे, किस फॉर्म में? ट्राइएंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज होंगे, तो रिपल्जन क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, ठीक है जी। और जब बेटा ये ट्राइएंगुलर प्लेनर फॉर्म में आएंगे तो इनके दरमियान का जो एंगल है ना वो हो जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक है। और इस शेप को हम कह देंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप। क्या कह देंगे जी? ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप कह देंगे। ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन गई है? ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक होगी बात। और म्यूचुअल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्रीज, ठीक है जी। अगर एक सेंट्रल एटम के गिर्द 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम कब होगी?
जब मॉलिक्यूल की शेप हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर और एटम्स के दरमियान का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्रीज। ठीक है जी। अब हम जरा दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर ना हो बल्कि क्या हो, लोन पेयर हो जाए। इसी को अज्यूम कर लें मिसाल के तौर पे, अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 3 पेयर हैं, पेयर तो 3 हैं लेकिन उनमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और एक क्या हो गया है लोन पेयर, तो क्या बेटा अब भी इसकी शेप सेम रहेगी या चेंज होगी? तो डेफिनेटली बेटा चेंज होगी, क्योंकि शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कंसीडर करते हुए हमने सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स की अरेंजमेंट देखनी होती है। ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट हम देखना चाहते हैं। फिर बेटा हम ये जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है, ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले अगर यहाँ पर एंगल था 120 डिग्री, तो बेटा लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड एंगल्स को श्रिंक करता है। ठीक है, वो बॉन्डेड पेयर्स को एक दूसरे के करीब धकेलता है। तो ये लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर या यूं कह लें कि एंगुलर स्ट्रक्चर, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों लेकिन उनमें से एक पेयर क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए, तो फिर मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाती है, एंगुलर या बेंट शेप हो जाती है, और उसका जो ओरिजिनल एंगल था 120 डिग्रीज, अब एंगल उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने आपको मिसाल भी दी है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही अरेंज हो रहे हैं, लेकिन बेटा इस लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो गई है, वो हो गई है एंगुलर या बेंट, और ये एंगल हो गया है लेस देन 120 डिग्रीज। ठीक है, मिसाल मैंने आपको दी है इसकी सल्फर डाइऑक्साइड या स्टेनस क्लोराइड SnCl2। यहां पर ये मैं मिसाल आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। SnCl2 इसकी एक मिसाल है। सेंट्रल एटम है हमारा स्टेनम, इसके साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए, स्टेनम को टिन भी कहते हैं अक्सर हम। ठीक है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए जी, 1 2 और 3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए हैं, 2, और एक लोन पेयर है। तो अभी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट तो ट्रायंगुलर ही है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको कंसीडर करते हुए हमने सिर्फ बॉन्डेड एटम्स को देखना है, तो मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एंगुलर या बेंट हो गई है, और इसका एंगल लेस देन 120 डिग्रीज होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसीडर करते हैं एक और केस जहां पर सेंट्रल एटम के अराउंड हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है जी, बेटा जी याद रखना है कि अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो 3 केसेस हैं, 3 अलग अलग केसेस हैं। एक केस है जिसमें चारों के चारों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है बेटा जब बॉन्ड पेयर्स होंगे तो रिपल्जन्स मिनिमम होगी, रिपल्जन्स मिनिमम होगी और एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर्स आते जाएंगे रिपल्जन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। रिपल्शन जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं तो रिपल्जन क्या होगी, मिनिमम होगी। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्जन मिनिमम किस शेप में होती है, बेटा जब चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हों टेट्राहेड्रली, एज इन केस ऑफ मीथेन। बेटा मीथेन में कार्बन के अराउंड चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे अरेंज होते हैं, वो अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये मीथेन है, कार्बन, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, बेटा 4 हाइड्रोजन जो हैं वो बॉन्डेड होते हैं। याद रखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर आ रहा है, समझें इस तरह से, ये कार्बन से
बाहर की तरफ अटैच्ड है, ठीक है। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अगर सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज्ड हैं तो उनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम कब होगी, जब वो अरेंज होंगे टेट्राहेड्रली विद अ म्यूचुअल एंगल ऑफ 109.5 डिग्रीज, ठीक है जी। अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बॉन्ड पेयर्स किस तरह से अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली, ताकि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो नतीजतन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनेगी या मॉलिक्यूल की शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रली बनेगी, और एटम्स के दरमियान का एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्रीज। लेकिन बेटे अगर सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4 हों, ठीक है, लेकिन उनमें से एक पेयर क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए, तो क्या होगा, क्या लोन पेयर भी उतनी ही रिपल्जन क्रिएट करेगा जितनी बॉन्ड पेयर कर रहा था? तो जवाब है कि नहीं, लोन पेयर की रिपल्जन तो ज्यादा होगी, और बेटा जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्डेड जो पेयर्स हैं वो श्रिंक होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। इसकी एक मिसाल हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, और वो मिसाल है अमोनिया। देखिए बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल को देखें, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और उसके साथ जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन। बेटा अब आप देख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4, जिनमें से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3, और एक है लोन पेयर। बेटा इस लोन पेयर के आने की वजह से रिपल्जन बढ़ेगी और एटम्स के दरमियान का एंगल जो होना था 109.5 डिग्रीज, अब वो एंगल उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन पेयर इनको एक दूसरे के करीब धकेलेगा तो बॉन्ड पेयर क्या, बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। कितना, तकरीबन 107.5 डिग्रीज तक हो जाता है, और ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डेड एटम, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और AB4 टाइप की आखिरी मिसाल देखते हैं, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4 ही हैं, लेकिन उनमें से 2 क्या हैं, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हैं, लोन पेयर। बेटा अगर ऐसा हो जाए तो शेप कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे अरेंज होंगे और बॉन्ड पेयर्स कैसे अरेंज होंगे, ज़रा सुन लीजिएगा। ये हमारे सामने वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसको ज़रा हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ज़रा समझने में आसानी हो जाए। बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, तो वो अरेंज तो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रली ही अरेंज होंगे, ठीक है जी, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स हैं, ठीक है, इस वजह से ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड एंगल्स को कम करेंगे, बॉन्ड एंगल्स को कम करेंगे, ठीक है जी। याद ये रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर नीचे नहीं हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लेन से बाहर है, प्लेन से बाहर है। तो बेटा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्जन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो 109 से कम हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो अमोनिया के केस में ये एंगल 107 हो गया था, अब क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर्स की रिपल्जन एक लोन पेयर से ज्यादा होगी। रिपल्जन जितनी ज्यादा होती जाएगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। तो वाटर के केस में ये बॉन्ड एंगल हो जाता है अबाउट 104.5 डिग्रीज। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 104 नहीं रहेगा, डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है जी। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट हमेशा क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट डिपेंड करेगी कि लोन पेयर्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने। अगर चारों बॉन्ड पेयर्स हैं तो चारों बॉन्ड पेयर्स कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली। लेकिन अगर उनमें से एक लोन पेयर है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं या बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे, वो अरेंज होंगे इन अ ट्राइएंगुलर पिरामिडल फॉर्म, ट्राइएंगुलर पिरामिडल फॉर्म एज इन केस ऑफ अमोनिया। बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4 हैं,
लेकिन बॉन्ड पेयर्स किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप, जैसे पिरामिड्स होते हैं, इजिप्ट में आपने देखे पिरामिड्स, ठीक है। इसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लेकिन उनमें से 2 क्या हो गए हैं, लोन पेयर, तो बेटा फिर शेप कैसी हो जाएगी, बेंट या एंगुलर शेप हो जाएगी। तो बेटा ये आज की हमारी डिस्कशन है जिसमें हमने वेस्पर थियरी देखी, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि बॉन्ड बनने के बाद जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी शेप कैसी होती है, शेप किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, और किस किस तरह से बॉन्ड एंगल जो हैं वो एटम्स के चेंज होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। चलें मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।